उड़ा दो सारी रंज से इन हवाओं में यारो। थोड़ी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती विद नन्हे लाल में। आज मैं कक्षा 12 वालों को एक कथा साहित्य में जो कहानियाँ हैं उनमें से बहादुर कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। और यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, दिल को छू लेने वाली। और यह कहानी हर बार आती ही आती है बोर्ड के पेपर में, चाहे वो साहित्य हिंदी वाले हों या सामान्य हिंदी वाले। दोनों के लिए कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में आती है। इसलिए जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह कक्षा 12 वाले सभी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कहानी का नाम है बहादुर और यह अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी है। अमरकांत जी बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं और उन्होंने पत्रिकाएं भी बहुत लिखी हैं। उनका जन्म बलिया जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उन्होंने इस कहानी में एक कमज़ोर शोषित पीड़ित बालक है उसके बारे में बताया है। सहसा माने अचानक, सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकइट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर आदि वहाँ की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रूमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से सभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। अर्थात जो लेखक अमरकांत जी हैं वह कहते हैं कि मेरे जितने भी सगे संबंधी थे, नातेदार रिश्तेदार थे, वह सभी अच्छे अच्छे पदों पर आसीन थे और सबके घर में नौकर चाकर चलते थे। लेकिन मेरे घर में कोई नौकर नहीं था। जो मेरी पत्नी थी निर्मला, उसे ही सारा काम धंधा करना पड़ता था। और जो और मेरे दोस्त थे उनके यहाँ पर उनकी जो पत्नियाँ थीं वह रानी की तरह दिन भर गप्पे लड़ाती थीं। तो उन्हें देखकर भी एक नौकर रखने का उपाय सूझा। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। अर्थात ऐसी बात उनकी पत्नी अमरकांत जी की पत्नी निर्मला कहने लगी। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था
जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजवान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 दो 11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। अर्थात जो बहादुर नाम का लड़का था, जिसका नाम दिल बहादुर होता है सबसे पहले, उसके बाद बहादुर कहने लगते हैं उससे सभी लोग। तो वह पूरे दिन पहाड़ी इलाकों में घूमने चले जाया करता था और पक्षियों के बिलों में हाथ डाला करता था। कभी कभी वह जानवरों को चराने के लिए ले जाता था। तो एक बार जब वह अपने जानवरों को चराने के लिए ले गया, तब उसकी जो माँ थी वह एक भैंस से बहुत प्रेम करती थी और उसी भैंस ने उसे वह मार रही थी बहादुर के लिए। तो उसके बदले में बहादुर ने उस भैंस को बहुत मारा, जिससे वह भैंस दौड़ती हुई अपने घर की ओर भाग आई और उसकी माँ ने देखा कि इसके बहुत चोट है। तो उसने अनुमान लगाया, कल्पना की कि जरूर उस लौंडे ने इसे बहुत पीटा है। तब जैसे ही वह घर आया तो एक डंडी से एक संटी ली और उसकी दोगुनी पिटाई की। इससे जो बहादुर था, लड़का था उसका, वह बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, दुखी हुआ और अपनी माँ से उसका जो मन था वह ऊब गया। जैसे तैसे वह शाम को चुपके से घर में आया और उसने अपनी माँ के जो घी की हंडिया थी उसमें उसकी माँ पैसे रख देती थी, तो उसमें से 2 रुपए निकाल के और वह स्टेशन पर पहुंच गया, जहां गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी और वहीं पर खड़ा था। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। अब जो लेखक है वह उस लड़के से पूछता है। वही स्टेशन पर उससे मिलता है वह लड़का। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले थे।
इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर घिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया अर्थात हटा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। अये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? अये तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था अर्थात वह बहुत ही अच्छा लड़का था। हर समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। बहुत मीठा बोलने वाला था और कहा भी जाता है कि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यह दिल के समुंदर के बहे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। दिल छोटा हो घर छोटा हो या बड़ा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियाँ भी नहीं आती। तो ऐसा ही वह लड़का था बहादुर नाम का। हमेशा प्रसन्न रहता था और दूसरों को भी हंसाता था। उसको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाएं पर तकलीफ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोंछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारती क्यों थी? इतना कहकर वह खूब हंसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो।
तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक घर भी ना टसकाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है, उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले ना उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। इस्त्री कहते हैं छात्रों प्रेस के लिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। तब ऐसा होता किशोर गर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। यानी कि जो निर्मला का जो लड़का था अशोक, वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का था और वह बहादुर को डांटता भी बहुत था और हाथ भी छोड़ देता था, उसकी पिटाई भी लगा देता था। लेकिन फिर भी बहादुर चुपचाप सहन कर लेता था। देख वे किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी।
मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा, पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा था, गालियां दी और उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। ठीक है छात्रों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। इसी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए डाल देंगे। धन्यवाद।